नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश वर्मा है। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है। इस यूट्यूब चैनल पर अधिक से अधिक प्यार देना ताकि मैं और भी इसी तरह के वीडियो बनाते रहूं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि आज का समय कमर्शियल समय है। शिक्षा भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित है। इसके कारण जो भारत में लाखों गरीब विद्यार्थी हैं वो अपने पैसे के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। मैं हरीश वर्मा इस यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को निःशुल्क पढ़ाऊंगा ताकि आप भी शिक्षा ग्रहण करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल व्यक्ति बन सके। दोस्तों, पढ़ाने से पहले मैं आपको एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भरपूर करना चाहूँगा ताकि आने वाले 15 से 20 मिनट तक आप इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से पढ़ाएं। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, सूरज पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी उसकी चमक हमारी धरती पर पड़ती है। इसका कारण यह है कि सूरज का मध्य भाग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के साथ जलता है। दोस्तों, अगर उसका तापमान अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो उसकी जो रोशनी है हमारी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों, हमें इतना मेहनत, इतना संघर्ष करना है कि हमारी सफलता रूपी चमक पूरी दुनिया में बिखरे। समझ आए आप सभी को? दोस्तों, हमें अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से एग्जाम देकर सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है। दोस्तों, मेरा आग्रह है कि आप सभी विद्यार्थी इस YouTube के माध्यम से जुड़कर शिक्षा हासिल करें और समाज के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकें। दोस्तों, मैं हिंदी ग्रामर से अपने इस चैनल की शुरुआत करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण और कठिन चैप्टर में से एक है वर्ण और ध्वनि। कई विद्यार्थियों का मानना है कि ये टॉपिक सबसे कठिन टॉपिक है, लेकिन एक्चुअल में यह कठिन टॉपिक नहीं है। आई बात समझ में? यह इस कारण लगता है विद्यार्थी को क्योंकि यह बहुत कंफ्यूज क्रिएट करने वाले टॉपिक भी है। विद्यार्थियों को यही पता नहीं होता कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों, अगर ये तीनों में अंतर आपने हासिल कर लिया, आपको पता हो गया, तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं इस वर्ण और ध्वनि टॉपिक को बहुत अच्छे से और डिटेल में, ताकि आपको एग्जाम तक हमेशा के लिए याद रहे। दोस्तों, वर्ण, शब्द और वाक्य में हमें सबसे पहले शब्द को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शब्द के एक कदम आगे वाक्य होता है और शब्द के अगर एक कदम पीछे जाए तो वर्ण मिलता है। तो हम शब्द किसे कहते हैं? दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकल ही बताऊंगा, आपको रटाऊंगा नहीं। जब हम कोई भी भाषा की यूज करते हैं तो सबसे पहले हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। आई बात समझ? ध्वनि ही निकलेगी, आवाज़ ही निकलेगी। जब हमारे मुंह से ऐसा आवाज़ निकले, ऐसी आवाज़ निकले, ऐसी ध्वनि निकले जिसको हम विभाजित कर सकें, पुनः बांट सकें, तो हम उसे कहते हैं शब्द। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि कमल। कमल दोस्तों एक शब्द है, आप लोगों को पता है। कमल एक नाम है। दोस्तों, जब हम कमल को बांटेंगे तो सबसे पहले का को हम बांटेंगे। यह का आधा का, जिसे हम हलन का कहते हैं, और प्लस आ में बटेगा, अर्थात का हलन वाला का और आ मिलकर बन रहा है। आया का समझ में? उसी प्रकार से माँ, आधा माँ और आ मिलकर बना है। उसी प्रकार से ला, आधा ला और आ मिलकर बना है। दोस्तों, उसके बाद हम आधा ला अर्थात हलंत वाला ला और आ, आधा माँ या हलंत वाला माँ प्लस आ, आधा का हलंत वाला का प्लस आ, इसको हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते। अर्थात मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। यही बात समझ में? तो 100 पैसे का आधा 50 पैसे, 50 पैसे का आधा 25 पैसा होता है। मतलब आधा में बढ़ता जाता है। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से ये पूरा का है तो पूरा का आधा क्या होता है? हलंत वाला का। ठीक, तो हलंत वाला का के पहले और कुछ नहीं आता। जिस प्रकार से 50 पैसे के पहले 25 पैसे आता था, तो हलंत वाला का के पहले और कुछ नहीं आएगा। आई बात समझ में? आ के पहले कुछ नहीं आएगा, माँ के पहले कुछ नहीं आएगा, आ के पहले कुछ नहीं आएगा, ला के पहले कुछ नहीं आएगा, आ के पहले कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब यही होता है कि हम इसको और बांट नहीं सकते। आई बात समझ में? इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 वर्णों के मेल से 6 वर्णों से कमल बना है। आई बात समझ में? 6 वर्णों के मेल से कमल बना है। अब हम इसको हिंदी ग्रामर के अनुसार परिभाषा में पिरोते हैं। शब्द किसे कहते हैं? आई बात समझ में? जब हमारे मुंह से ऐसी ध्वनि निकले जिसे हम विभाजित कर सकते हैं, यहाँ पर हमने बांटा है तो हम उसे कहते हैं शब्द। यह वर्णों के मेल से बनता है, वर्णों के संयोग से बनता है। जैसे कि 6 वर्णों के मेल से कमल बना है। आई बात समझ में? अब हम इसी परिभाषा के अनुसार
सॉरी इसी उदाहरण के अनुसार समझेंगे कि वर्ण हम किसे कहते हैं। वर्ण उसे कहते हैं जब हमारे मुंह से ऐसी ध्वनि निकले जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते। मैंने बताया ना आपको, आधा का आ, आधमा आ, आधला आ, वो हम विभाजित नहीं कर सकते, तो ये होगा वर्ण। दोस्तों आइए समझते हैं वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों के मेल से बनता है दोस्तों। जैसे कि राम कमल, जैसे कि राम व कमल इतिहास पढ़ते हैं, तो इसमें बहुत सारे शब्द हैं, तो शब्दों से मिलकर वाक्य बना है। आई बात समझ में? मैं इसको पुनः परिभाषित कर देना चाहूँगा ताकि आपको रिमाइंड आ सके आपके माइंड में। वर्ण हम उसे कहते हैं जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण दे दिया हूँ, शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों के मिल से बनता है, जिसको हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि कमल हमने विभाजित किया। वाक्य उसे कहते हैं दोस्तों जो शब्दों के मेल से बनता है। आई बात समझ में? जैसे कि राम व कमल इतिहास पढ़ते हैं, ये हुआ वाक्य। आई बात समझ में? दोस्तों वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले हम स्वर वर्ण को पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन वर्ण को पढ़ेंगे। आई बात समझ में? दोस्तों रटना नहीं, मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगर मेरे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसे पुनः जीरो से शुरू करना और 2-3 बार देखोगे तो आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ। समझ में आया? तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर हम उसे कहते हैं जिसके उच्चारण में सिर्फ एक ही वर्ण का प्रयोग हुआ होगा। समझ में आया? और वर्ण की परिभाषा मैं आपको बता दिया हूँ, जिसे हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते, वह वर्ण है। जैसे कि आ एक ही वर्ण है, यहाँ पे आ एक ही वर्ण से मिलकर बना है। उसी प्रकार बड़ा आ प्लस आ मिलकर बना है, तो ये एक ही वर्ण हुआ। ये वाला आ और ये वाला आ एक ही वर्ण है, आ। तो ये हुआ स्वर। ठीक उसी प्रकार से ई एक ही वर्ण से बना है। बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई मतलब एक ही वर्ण से बना है। ठीक इसी प्रकार से इसका भी उदाहरण होगा। ठीक इसी तरह ये भी होगा। आई बात समझ में? दोस्तों स्वर को 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर हम उसे कहेंगे जिस स्वर के उच्चारण से किसी और स्वर की जरूरत ना पड़े, अर्थात हम ऐसे स्वर का उच्चारण मुंह से करेंगे जिसके उच्चारण के लिए दूसरे स्वर की जरूरत नहीं पड़े, अर्थात वह अपने आप में पूर्ण होगा। जैसे कि आ के लिए सिर्फ एक ही स्वर की जरूरत पड़ी, और ई के लिए भी एक ही स्वर की जरूरत पड़ी, ऊ और एक ही स्वर की जरूरत पड़ी। अब दीर्घ स्वर हम किसे कहेंगे? दीर्घ स्वर हम उसे कहेंगे जो मूल स्वरों की सहायता से बनता है। आई बात समझ में? मूल स्वर की परिभाषा में बता दिया हूँ क्या होता है। अब देखिए आप, दीर्घ स्वर मतलब बड़ा वाला स्वर आएगा, बड़े आ, बड़े ई। मैं अभी आपको बताया कि दीर्घ स्वर मूल स्वर की सहायता से बनता है। तो ये बड़ी ई बना है, तो ये छोटी ई प्लस छोटी ई, यहाँ पे ये मूल स्वर है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि बड़े आ दीर्घ स्वर है, तो मूल स्वर आ और आ से मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार से बड़ी ऊ, ए, ओ, औ को विभाजित हम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिए। मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में। आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी इस वीडियो को बार बार देख लेना। उसी प्रकार से व्यंजन हम उसे कहेंगे जो स्वरों की सहायता से बनता है, अर्थात इस
व्यंजन में स्वर रहेगा ही रहेगा। स्वर के बिना व्यंजन की कल्पना हम नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो इसको कई भागों में बांटा गया है व्यंजन को। तो सबसे पहले भाग प्रकार है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। आई बात समझ में? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। द्विगुण अर्थात विक्षिप्त व्यंजन की संख्या 2 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। आइए हम एक एक करके गहराई से समझते हैं आखिर ये व्यंजन क्या चीज़ है। मैं आपको बता चुका हूँ अभी व्यंजन की परिभाषा। यह स्वरों की सहायता से बनता है। आई बात समझ में? सबसे पहला प्रकार का व्यंजन है स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। का वर्ग, जिसे कंठव्य वर्ग भी कहते हैं। चा वर्ग, जिसे तालव्य वर्ग भी कहते हैं। टा वर्ग, जिसे मूर्धन्य वर्ग भी कहते हैं। ता वर्ग, जिसे दंतव्य वर्ग भी कहते हैं। और पा वर्ग, जिसे ओष्ठव्य वर्ग भी कहते हैं। दोस्तों, नाम से ही स्पष्ट है स्पर्श। जब हमारे मुंह से ऐसा उच्चारण निकलेगा जो हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठों को स्पर्श करे तो हम उसे कहेंगे स्पर्श व्यंजन। जैसे हम का वर्ग के अक्षर को पढ़ेंगे, का, खा, गा, घा, ड़ा, तो जब हम उच्चारण करेंगे तो हमारे, जैसे कि हम का वर्ग के अक्षरों को उच्चारण करेंगे तो दबाव हमारे कंठ में पड़ेगा, अर्थात कंठ से ही आवाज निकलेगा। जैसे कि हम का निकलेंगे, आप प्रैक्टिकल रूप से आप करके देखिए। आप का बोल के देखिए, खा बोल के देखिए। अभी देखिए आप का हम बोल रहे हैं तो दबाव कंठ में पड़ रहा है, आ रहा है ना, कंठ पे पड़ रहे हैं दबाव। आप अभी करिए, नहीं कर रहे हो तो अभी देखिए, कंठ पे पड़ रहा है। खा बोलने से कंठ पे पड़ रहा है दबाव। ग, घ, ड़, ये सब बोलने से कंठ में दबाव पड़ रहा है। इसी कारण इस वर्ग को, का वर्ग को कंठव्य वर्ग कहा गया है। अभी बात समझ में? अब तालव्य, तालव्य को समझने से पहले तालु किसे कहते हैं हम समझ लेते हैं। ये हो गया आपका जीभ के ऊपर के भाग को तालु कहते हैं। आई बात समझ में? जब हमारा जीभ तालु से टकराए अर्थात स्पर्श हो तब हम उसे तालव्य कहते हैं। चा वर्ग को तालव्य वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्ग के अक्षर को उच्चारण करने से हमारा जीभ तालु में टकराता है। आई बात समझ में? जैसे कि चा, छा। अब आप भी बोलिए, जैसे कि चा बोलने से मेरा जीभ तालु में टकरा रहा है। चा, छा, जा, झा, ई। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से टा वर्ग को मूर्धन्य वर्ग कहा गया है। मूर्धन्य का मतलब होता है जब हम ऐसे ध्वनि या उच्चारण का प्रयोग करें जिससे हमारा जीभ पलट जाए, ये हमारा जीभ है। अब हम टा बोलेंगे तो हमारा जीभ पलट जाएगा, ऐसे पलट जाएगा। जैसे कि टा, ठा, डा, ये सब के उच्चारण करने से हमारा जीभ पलट जाएगा। जब जीभ पलटते हैं तो उसे मूर्धा कहते हैं, मूर्धा। और इस वर्ग को मूर्धन्य वर्ग कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार से ता वर्ग को दंतव्य वर्ग भी कहते हैं। इस वर्ग के अक्षर को बोलने से हमारा जीभ दांतों को स्पर्श करता है। जैसे ता,
था, दा ये सब बोलने से जीभ दोनों दांतों के बीच में दबाव रहता है, स्पर्श करता है। ता, था, दा, था, ना। अब पा वर्ग को ओष्ठव्य वर्ग कहते हैं। इसके उच्चारण से हमारे ओष्ठ मतलब होठों पर दबाव पड़ता है, होठों पर स्पर्श होता है। जैसे कि पा बोलने से मेरे दोनों हाथ मिल रहे हैं, दोनों होठ स्पर्श हो रहा है। पा, फा, बा, फा, मा। आई बात समझ में आया? दोस्तों, विद्यार्थी इसको समझ ही नहीं पाते क्योंकि ये प्रैक्टिकल रूप से अपने ऊपर अप्लाई करके देख नहीं पाते, इस कारण से भूल जाते हैं। लोग इसको रटते हैं, इस कारण भूल जाते हैं। आप खुद इतने बस को याद कर लो कि स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है और हर भाग में अक्षरों की संख्या 5 है। समझ में? अब इसको बोल बोल के देखो, अब रटने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 है। दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। आई बात समझ में? जिस प्रकार से स्पर्श व्यंजन के अक्षरों को बोलने से हमारा जीभ पूर्ण रूप से स्पर्श होता है, दांत, होंठ, मूर्धा, तालव्य में स्पर्श पूर्ण रूप से स्पर्श होता है। ठीक उसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन को बोलने से यह पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता। आई बात समझ में? या बोलने से हमारा जीभ न तालु में जाता है पूर्ण रूप से, न दांत में, न होंठ में। यह अपूर्ण होता है, मतलब पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं हो पाता। उसी प्रकार से र, ल, व ये शब्द उच्चारण करने से पूर्णतः जीभ स्पर्श नहीं होता, न कि कंठ में, न कि तालु में, न कि मूर्धा में, न कि दांत में, न कि होठ पे। आधा अधूरा रह जाता है। आई बात समझ में? ऊष्म व्यंजन, इसकी भी संख्या 4 है। ऊष्म का मतलब होता है गर्म। जब हम ऐसे ध्वनि का उच्चारण करें जिससे हमारे मुंह से गर्म वायु निकले, अर्थात घर्षण होता है तो गर्म वायु निकलेगा। तो घर्षण इस अक्षर में होगा, जैसे हा बोलने से हमारे मुंह से गर्म वायु निकल रहा है, घर्षण हो रहा है एक ही प्रकार के अक्षर से। हा बोलने से हा, सा, लंबी जा रही तो वायु तो निकलेगी ही गर्म। तो वहाँ पर होगा है ऊष्म व्यंजन। द्विगुण और उच्चित व्यंजन की संख्या 2 होती है, और आई बात समझ में? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है मेरे दोस्तों। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त मतलब होता है मिलना। जब 2 व्यंजनों के मिल से जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। बस समझ, जैसे कि तरह का स्पेलिंग होता है TRA, तो इसको ना 2 भागों में बांट दिया गया है, एक आधाता और एक राम। आई बात समझ में? क्षत्रिक छाप स्पेलिंग होता है KSH। जिस प्रकार से के को बांटा गया है आधा का में, SH को बांटा गया है सा में। आई बात समझ? मतलब स्पेलिंग को बांट दिया है 2 हिस्से में और उसी को हम हिंदी में भी बांट दिया गया है, तो उसी बांटे हुए के मेल से संयुक्त व्यंजन बना है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से स्रा का स्पेलिंग SHRA होता है, तो SHRA को बांट दिया गया है 2 भागों में। तो हिंदी वर्ण व्यंजन को भी बांट दिया गया है, SH को सा के रूप में बांट दिया गया है और RA को रा के रूप में बांट दिया गया है। अब आयोगवह व्यंजन, ये इसकी संख्या 2 होती है। आयोगवह न तो पूर्ण रूप से स्वर होता है, न ही पूर्ण रूप से व्यंजन होता है, यह दोनों के बीच में होता है मेरे दोस्तों।
यह स्वर के बाद में आता है, यह और व्यंजन के पहले आता है। अयोवह, पहला अयोवह का नाम है अनुस्वार अयोवह, दूसरा अयोवह का नाम है विसर्ग अयोवह। दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया, इसको पुनः देख लेना अगर आपको समझ में नहीं आया तो। बहुत ही मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको। दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलना, ताकि और भी लोगों को इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके और अपने लाइफ में सक्सेसफुल व्यक्ति बन सके। जय हिंद।